हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम फ्रांस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश, मतलब दूसरा सबसे बड़ा देश। अगर आप ताकत के मामले में देखें तो फ्रांस के पास सबसे बड़ी आर्मी यूरोप की इस टाइम पर है। टेक्नोलॉजी के मामले में इसके सामने यूरोपियन मेनलैंड में या तो जर्मनी ठहरता है या फिर रशिया ठहरता है। आर्मी के मामले में फ्रांस सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड और खासकर अफ्रीका से एंट्री करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसे वाला और अमीर देश फ्रांस यहाँ पर पड़ता है। फ्रांस एक ऐसा देश जहाँ पर पूरे यूरोप की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस के अंदर है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो फ्रांस के अंदर है और टोटल पॉपुलेशन का 5% के आसपास यहाँ है। और सबसे बड़ी खास बात, मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन अल्जीरिया से आई हुई है। कुछ चचेनिया और दूसरे देशों से भी आए हुए, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन अल्जीरिया से आई हुई है, जो किसी टाइम पर फ्रांस का ही एक कॉलोनी यानी उपनिवेश होता था। अब दोस्तों, फ्रांस के साथ एक समस्या आ रही है पिछले काफ़ी टाइम से, और वो ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, और ये जो इमैनुअल मैक्रॉन हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन के सामने भाई अगले साल एक इलेक्शंस आ रही हैं। इमैनुअल मैक्रॉन के सामने एक समस्या सी आ चुकी है, और समस्या यहाँ पर इनके ये आ चुकी है कि अगले साल हैं इलेक्शन, और इलेक्शन होने के साथ साथ यहाँ पर रेडिकल इस्लाम के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। डिबेट स्टार्ट हुई, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें 2015 से 2021 के बीच में अगर आप देखें तो चार्ली हेब्दो नाम की एक जो हेब्दो नाम की एक मैगजीन थी, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स छापे और मजाकिया स्वभाव में छापे। जब प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून छापे और मजाक बनाकर छापे तो ऑब्वियस सी बात है, इशू क्रिएट हो गया। यहाँ से इस्लाम को मानने वालों को हर्ट हुआ, और उन्होंने चार्ली हेब्दो के ऊपर हमला किया। 12-15 बंदे मारे गए, और शायद 20 मारे गए थे, ऐसे कुछ। और उसके बाद सिचुएशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रिटिकल होती चली गई फ्रांस के अंदर। पूरा फ्रांस इस इंसिडेंट की वजह से, पूरे फ्रांस के अंदर जो शोर हुआ उसमें एक चीज सामने आई, और वो थी रेडिकल इस्लाम। अब फ्रांस में बहस छिड़ गई कि हमें हमारी फ्रीडम चाहिए या फिर रेडिकल इस्लाम चाहिए। फ्रीडम में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डिमांड करते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहते हैं, और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यदि आप देखें तो वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस्लाम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद का फोटो बनाना तो अलाउड नहीं है, तुमने कार्टून बना रखा है। और सिचुएशन ये हो गई कि यहाँ से इस्लामिक जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो आहत हुई, बिलीव्स के ऊपर अटैक लगा, और नतीजा उसका ये हुआ कि कहीं ना कहीं अब इस्लाम के नाम पर, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, अटैक होना शुरू हुए फ्रांस में। और सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर की गर्दन काटकर हत्या कर देना, और वो भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए। पेरिस की सड़क पर दो लोगों को चाकू से गोद कर मार देना और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए। चर्च के ऊपर हमला करना और 2-4 लोगों को मार देना। पुलिस ऑफिसर पर हमला करना और लोगों को, और उसे लेडी पुलिस ऑफिसर को मार देना। ये सब चीज़ें एकदम से फ्रांस में दिखाई दी, और फ्रांस में जब दिखाई दी तो यहीं से फ्रांस के अंदर एक ओपिनियन डेवलप होना शुरू हुआ कि ये जो रेडिकल इस्लाम है सब कुछ ये करवा रहा है। नतीजा ये हुआ, इमैनुअल मैक्रॉन जो प्रधान राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर इतना दबाव क्रिएट हो गया कि इन्हें कहना पड़ा कि इस्लाम इज इन क्राइसिस। जब इन्हें कहना पड़ा कि इस्लाम इज इन क्राइसिस, तो पूरी दुनिया के अंदर इनके नाम के कलेश शुरू हो गए।
डर शुरू हो गया। इन्होंने कहा इस्लाम इज इन क्राइसिस, तो उससे वर्ड जनरेट हुआ इस्लामोफोबिया, और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के ब्लास्फेमी और सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ों का एक विरोध शुरू हो गया, एक अपोज शुरू हो गया। और वो अपोज इस लेवल पर शुरू हुआ कि असलियत में पूरे फ्रांस का, मतलब हालांकि पूरी दुनिया में बहुत सी जगह पे हुआ, थोड़ी बहुत जगह पे हुआ, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हुआ। अब एक तरफ तो पूरी दुनिया में फ्रांस का अपोज हो रहा है, लेकिन फ्रांस के जो कॉमनर्स हैं, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, जो 90% के करीब जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को मानती है, और क्रिश्चियनिटी से ऊपर भी वो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मानते हैं। अब उनके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि ये जो रेडिकल इस्लाम है ये हमारे लिए एक थ्रेट है। उनके दिमाग में बात बिठाई जा चुकी है, और इसमें वहां की जो मेन अपोजिशन लीडर है, मेन अपोजिशन लीडर है जिसके पूरे पूरे चांस हैं अगले इलेक्शन के अंदर मेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने का और पॉसिबली जीत जाने का। उन्होंने भी इस रेडिकल इस्लाम को अपोज करने का प्लान बनाया, और मतलब सरकार पर दबाव बनाया, लोगों को समझाना शुरू किया, एक कैंपेन टाइप का शुरू किया। लेकिन यहाँ बहस जो है वो इस तरीके से अटकी हुई थी कि किस तरीके से इस रेडिकल इस्लाम और उसके एक्सपेंशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। वहाँ की जो मस्जिदें हैं लगभग 200-250 के करीब मस्जिदें बंद कर दी गई, उनके अंदर प्रेयर्स भी बंद कर दी गई, सब चीज़ें कर दी गई, लेकिन अभी भी सरकार पर दबाव बनाए रखा गया। ऐसे में इस समस्या को समझिए, दबाव बनाए रखा गया, तो ये तो पहला फेज था कि हुआ क्या। उसके बाद अब वहां पर लेटर पॉलिसी चल रही है, या फिर लेटर डिप्लोमेसी कहो वो चल रही है, या फिर उसे पॉलिटिक्स का नाम दिया जाए, ये चल रही है। लेटर डिप्लोमेसी और लेटर पॉलिटिक्स में क्या है कि पिछले महीने भी एक लेटर आया और इस महीने भी एक लेटर आया, और इस लेटर के ऊपर, इस बार के लेटर के ऊपर 1.30 लाख 1,30,000 सिग्नेचर के बारे में कहा गया कि 1,30,000 लोगों ने यहां पर सिग्नेचर किए। हालांकि ये कोई ऑफलाइन कैंपेन नहीं था, गली गूचों में जाकर नहीं था, ये एक ऑनलाइन कैंपेन था। और ऑनलाइन कैंपेन की खास बात ये है कि किसी को भी अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती, आएगा और साइन करके चला जाएगा। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, और पूरे का पूरा ऑनलाइन कैंपेन है। इसके ऊपर 1,30,000 लोगों ने साइन किया, और ये माना गया कि इस लेटर के ऊपर साइन करने वाले सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑफ आर्मी एंड पैरामिलिट्री, ये लोग हैं। अब यहीं से सिचुएशन गड़बड़ा जाती है जब ये लोग कहते हैं कि फ्रांस इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ रेडिकल इस्लाम, देयरफॉर सरकार, क्योंकि फ्रांस रेडिकल इस्लाम, कट्टरवादी इस्लाम के हाथों में जा रहा है, तो सरकार को इसको कर्ब करने, इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस को यहां पर दावत दे रही है। अब जैसे ही यहां पर सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस का इशू क्रिएट हुआ कि भाई सिविल वॉर हो जाएगा, तो अभी तक जो रेडिकल इस्लाम का जो मामला था वो कहीं ना कहीं एक डिबेट का इशू था, वो सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट का इशू था, एक डिबेट हो पा रही थी, इससे ज़्यादा ये रेडिकल इस्लाम का इशू बढ़ नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं सिविल वॉर की एक थ्रेट दी गई, तो अब ये इशू एक पॉलिटिकल इशू बन गया, फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल इशू बन गया। और जब फ्रांस के अंदर ये पॉलिटिकल इशू बना, एक राजनीतिक मुद्दा बना, तो दोस्तों यहां समझिए पॉलिटिकल इशू में नाउ पॉलिटिक्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन हो चुकी है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन यहां फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, यानी अब धर्म के नाम पर राजनीति यहां पर शुरू हो गई है।
और अब यहां कहीं ना कहीं रिलीजन वर्सेस फ्रीडम का जो मामला है वो एकदम से एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और जैसे ही ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है, अब यहां फ्रांस के ऊपर एक थ्रेट मंडरा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों में अक्सर होता है। थ्रेट है, ये समस्या है ये। और जो ये थ्रेट है, इस समस्या को समझिए मामला हुआ क्या। तो अब इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देखते हैं, जो पूरे की पूरी सिचुएशन के, और फिलोसॉफी एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल तो देख लिया, बहुत ज़्यादा पुराना हमने नहीं बताया। असलियत में प्रॉब्लम क्या है फ्रांस के साथ? फ्रांस की प्रॉब्लम या प्रॉब्लम विद फ्रांस अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रॉब्लम इन यूरोप, इन होल यूरोप, असलियत में ये जो प्रॉब्लम है ये केवल और केवल फ्रांस में नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ना होकर ये जर्मनी में भी ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के राइट्स अगर आप नेट पर डालकर देखेंगे तो कुरान के नाम पर, कुरान की किताब जलाने के नाम पर या पन्ने फाड़ने के नाम पर राइट्स हुए हैं, मारकाट मची है, सड़कों पे दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों के अंदर, फिनलैंड जैसे देश जो दुनिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप प्रायोरिटी के अंदर टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं, वहां अगर इस तरीके की सिचुएशन, और ये वो देश हैं जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स का पाठ पढ़ाते हैं, वहां अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को थोड़ा समझिए कि असलियत में है क्या ये गड़बड़, ये पूरी प्रॉब्लम या ये पूरी गड़बड़ है क्या। तो असलियत में दोस्तों ये प्रॉब्लम है एक तरफ जो यूरोपियन सोसाइटी की और दूसरी तरफ जो फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम है उसकी, फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम है उसकी। सबसे पहले अगर फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम को आप देखें तो दुनिया के जो भी देश यहां पर आपको इस्लाम को मानने वाले मिलेंगे, वो सारे के सारे इस तरीके से यहां अफ्रीकन कंट्रीज में मिलेंगे। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये मिलेंगे, या फिर एशिया के बड़े देशों के अंदर मिलेंगे इस तरीके से, या फिर ये सेंट्रल एशिया के अंदर मिलेंगे। लेकिन खास बात अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक टर्की, मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, टर्की और थाईलैंड को छोड़ दिया जाए, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड, और एक मामला टर्की का छोड़ दिया जाए, तो ये पूरा इलाका आपको, ये पूरे इलाके के अंदर रिलीजन इज द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम में। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी अगर आप छोड़ दोगे तो यहां पर अफ्रीकन कंट्रीज में खासकर और मिडल ईस्ट की कंट्रीज में खासकर रिलीजन इज द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर धर्म ही सरकार है, और धर्म ही सरकार है इसका मतलब ये कि धर्म के अनुसार पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश होता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर स्टेट इज नॉट सो स्ट्रांग एनफ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस, स्टेट इज नॉट स्ट्रांग एनफ। यहां जो राज्य है ये ताकतवर नहीं है, यहां सरकारें ताकतवर नहीं है। सरकार के ताकतवर होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो विदेशों से जब लड़े तो, या मान लिया इंडिया अगर चाइना से लड़ रहा है तो चाइना को हरा दे, तो ये ताकत एक अलग लेवल की है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ है। स्टेट का कैपेबल होने का मतलब ये है कि सिटीजन्स यानी जो नागरिक हैं वो राज्य को के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। ये इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर और कुछ रखा हो या ना रखा हो, प्लास पेचकस वगैरह रखे हो या ना रखे हो, एक डंडा जरूर होता है, लठ जिसे कहते हैं, बेसबॉल का बैट खासकर। वो बेसबॉल का बैट क्यों रखा होता है? वो बेसबॉल का बैट सिंबलाइज कर रहा है कि आपको आपके स्टेट यानी आपके राज्य पर भरोसा नहीं है। क्योंकि आपको आपके स्टेट यानी राज्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको आपके स्टेट यानी राज्य पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आपको अगर गाड़ी के अंदर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कि सड़क के ऊपर चलते हुए किसी से गाड़ी टकरा जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप पुलिस को कॉल करने से पहले सामने वाले का सर तोड़ना पसंद करेंगे।
और उसके बाद अगर कोई मामला होगा तो पुलिस को ले दे के निपटाएंगे, पुलिस में जाने की कोशिश नहीं करेंगे और कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक इंसान को स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे पता है, एक इंसान को स्टेट के ऊपर भरोसा नहीं है, उसे पता है कि अगर मान लिया कोर्ट में गए तो मामला 4-5 साल 10 साल खिंचेगा, छोटी सी बात है यही निपटा दो। यहां स्टेट की कमजोरी नजर आती है। यदि आप अपना मामला खुद निपटाने की कोशिश करते हैं और पुलिस और व्यवस्था या कानून पर भरोसा नहीं है तो हिंसा आप खुद ही कर लेते हैं, वायलेंस आप खुद ही कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको स्टेट पर भरोसा नहीं है। और क्योंकि आपको स्टेट पर भरोसा नहीं है इसलिए आप अपने मामले खुद निपटाते हैं। इंडिया में फिर भी स्टेट पर कुछ हद तक भरोसा हो चुका है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया या इन देशों को देखेंगे तो यहां पर स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा सा भरोसा नहीं है। और खासकर अफगानिस्तान जैसे देशों के अंदर तो कबीले हैं, कबीले राज्य को मानते ही नहीं है। तालिबान की लड़ाई यही है, कबीले राज्य को नहीं मानते हैं, और क्योंकि कबीले राज्य को नहीं मानते इसलिए वो कबीले आपस में लड़ते रहते हैं, स्टेट को पता ही नहीं लगता। ये कबीले आपस में एक दूसरे के लोगों को मारते रहते हैं और स्टेट को पता ही नहीं लगता, राज्य को पता, राज्य कुछ कर ही नहीं पाता। अब प्रॉब्लम क्या आई है कि और दूसरी तरफ यहां ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां पर दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं। इन यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप लोग देखोगे, इन यूरोपीय देशों में देखोगे, स्टेट इज स्ट्रांग इनफ, स्टेट जो है वो स्ट्रांग है और लोगों को, पीपल हैव ट्रस्ट ऑन स्टेट, ट्रस्ट ऑन स्टेट, लोगों को राज्य पर भरोसा है। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज में अगर लड़ाई होती है तो वो लोग आपस में फैसला कम करेंगे, पुलिस को कॉल कर देंगे, पुलिस आएगी, जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेगी, मामला कोर्ट चला जाएगा। कोर्ट, अब इंडिया में तो क्या होता है कि भैया पैसा, पुलिस तो केस बनाने का भी पैसा मांगती है, एफआईआर लिखवानी हो तो भी 2-4 हज़ार रुपये जब तक सामने वाले की जेब में नहीं डाल दोगे वो एफआईआर भी नहीं लिखेगा। वहां ऐसा नहीं है, स्टेट ताकतवर है तो वो क्या करेगा, एफआईआर लिख देगा और उसे पता, और आपसे रिश्वत भी नहीं लेगा। हमारे यहाँ तो रिश्वत दिए बगैर एफआईआर भूल जाओ, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट के ऊपर भी आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, खासकर लोअर कोर्ट्स का भ्रष्टाचार जो है वो कई लोगों के बीच में एक वाद विवाद का इशू है कि हाँ कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में भ्रष्टाचार होता है। अब ऐसे हालात में क्या हुआ, इस्लाम के नाम, मतलब यहां स्ट्रांग, यहां पर पीपल जो है वो, लोग जो है वो स्टेट पर भरोसा करते हैं और वायलेंस इज द राइट ऑफ स्टेट, यानी वायलेंस जो है वो राइट ऑफ स्टेट है, सब राइट नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है। यानी वो वायलेंस, हिंसा जो है वो राज्य का विषय है, आम आदमी को हिंसा करने की इजाजत नहीं है। एक तरफ हिंसक प्राणी सड़कों पर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के लोग जो हैं वो जैसा आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं जी रहे हैं, लेकिन वायलेंस का मामला उनका स्टेट का है, वो खुद वायलेंस के ऊपर भरोसा नहीं करते। यहां पर यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। और यहां ऑब्वियस सी बात है, यहां हर चीज को लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हमारा जीवन है, यह हमारा जीवन है, इस तरीके से देखा जाता है। और जब लाइफ के अकॉर्डिंग, यानी जीवन के अकॉर्डिंग हर चीज को देखा जाएगा, जीवन के अनुसार हर चीज को देखा जाएगा, तो उसके अंदर फ्रीडम के नाम पर वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इनको वो अलाउड है। कपड़े ना पहनना भी इनको अलाउड है। कपड़े ना पहनकर आपको मतलब वहां बहुत से लोगों के लिए या बहुत सी जगहें इस तरीके की बना दी गई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कपड़े नहीं पहनने, तो उनके लिए वहां पर वो जगह बना दी, या एक ऐसा इवेंट, अगर मान लिया वो सड़कों पे घूमना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर डे या इवेंट इस्टेब्लिश कर दिया कि उस पर्टिकुलर डे या इवेंट में आप कपड़े पहन के ना बिना कपड़ों के भी अगर घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। इस हद तक की आजादी है। और यहां ऐसे देश हैं, ये वो देश हैं जहां कपड़ों में से अगर उंगली भी, कई देश तो ऐसे हैं कहां कपड़ों में से अगर उंगली भी बाहर आ जाए तो औरतों की उंगली काट दी जाएगी। एक तरफ रिस्ट्रिक्शंस हद से ज्यादा और दूसरी तरफ फ्रीडम सबसे ज्यादा है। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अब डिफरेंट है तो
अब डिफरेंट हैं, तो अब दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि यहां इस पूरे इलाके में है रिस्ट्रिक्शंस, हर जगह पे क्या है रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां। इस पूरे इलाके में क्या है वॉर, युद्ध। इस पूरे इलाके में क्या है वायलेंस, हिंसा। इस पूरे इलाके के अंदर फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों को तो अगर आप उठाकर देख लें तो वहां तो असलियत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, यानी आर्थिक अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, यानी आर्थिक अवसर ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग, और वॉर आईएसआईएस वाला मामला, इसलिए बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ भागने लगे, जाने लगे। इसी को कहा गया माइग्रेशन। वो माइग्रेशन यानी पलायन जो है वो अलग अलग रीजन्स में से अलग अलग लेवल पर हुआ, अलग अलग रीजन्स से अलग अलग लेवल्स पर हुआ। बहुत से लोग वायलेंस से परेशान होकर भाग गए, बहुत से लोग कमाने धमाने के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए वहां चले गए, और एक सिग्निफिकेंट नंबर में इस यूरोप के अंदर मुस्लिम्स जो हैं वो पहुंचने लगे। अब यहां समझिए, यहां दो तरीके की सोसाइटी बन चुकी है। एक सोसाइटी में दो तरीके के लोग रह रहे हैं, एक वो जिस स्टेट पर भरोसा है, दूसरा वो जो स्टेट पर भरोसा नहीं है। एक वो जिसके लिए फ्रीडम सब कुछ है, दूसरा वो जिसके लिए रिलीजन सब कुछ है। एक वो जो रिलीजन को एक लिमिटेड पार्ट में पर्सनल इशू मान रहा है, और दूसरा वो इस्लाम को मानने वाले, खासकर वो जो ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम को तुम्हारे ऊपर थोप रहे हैं, तुम्हें भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम फॉलो कर रहे हैं। और इसीलिए अब यहां, क्योंकि अब ये नंबर सिग्निफिकेंट होता जा रहा है और दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से इस्लाम के अगेंस्ट एंटी ओपिनियन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जिस तरीके से पिछले 20 साल से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड, खासकर ये जो मिडिल ईस्ट है, ये हिंसा का शिकार है, जबरदस्त लेवल पर वायलेंस हो रही है, वॉर हो रही है, तो 20 साल से लोग इधर जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, इन मुस्लिम माइग्रेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? अब इन मुस्लिम माइग्रेंट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अपने देश को इसलिए छोड़ा क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थी और वहां है फ्रीडम। अपने देश को इसलिए छोड़ा कि यहां वायलेंस थी, वहां है पीस। अपने देश को, हालांकि इनमें से कोई भी किसी दूसरे मुस्लिम देश में नहीं गया, ये मैक्सिमम जितना भी माइग्रेशन हुआ वो सारे का सारा क्रिश्चियन कंट्रीज में हुआ। अब वहां ये लोग पहुंच गए। अब जैसे ही वहां ये लोग पहुंचे तो वहां, अब एक तो हमारे देश में, जो हमारे यहां जैसे एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। आप जैसे हैं, आप जिस देश में हैं, आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने रूल्स उन पर लाद नहीं सकते। प्रॉब्लम यही आ रही है। फ्रीडम की डिमांड करी रिलीजन के नाम पर, तो ठीक है, उन्हें रिलीजियस फ्रीडम मिल गई, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब मिली तो उसमें मस्जिद से लेकर दूसरा ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू हो गए। यूरोप में अलाउड था, बन गए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद वहां पर कहीं ना कहीं ड्रेस की बात करी। अब ड्रेस के अंदर एक तरफ खुलापन है, जिसके अंदर एक महिला जो है वो लगभग बिना कपड़ों के या बहुत कम कपड़ों के घूम रही है, और दूसरी तरफ पूरा शरीर ढका हुआ है। फ्रीडम ऑफ जो क्लोथ्स हैं, क्लोथिंग है, उसमें भी अलाउ किया गया कि ठीक है, आप जैसे कपड़े पहनना चाहें पहन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वही फ्रीडम, जब यूरोपियन फ्रीडम के ऊपर भारी पड़ने लगी, तो उन्होंने ये कहा, एक वर्ड आ जाता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। ईश निंदा का मतलब यह है कि आप हमारे ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते। अब यहां आके मामला फंस गया। यूरोप में जाके इनको सभी तरीके की फ्रीडम जब मिली, तो ईश निंदा के नाम पर उनके ऊपर अब ये ईश निंदा थोपी जाने लगी यूरोपियंस पे।
कैसे थोपी जाने लगी, वो ईश निंदा इस तरीके से, ब्लास्फेमी इस तरीके से थोपने की कोशिश की गई या थोपना शुरू हुए कि आप हमारे ईश्वर की निंदा नहीं करेंगे, आप अल्लाह की बुराई नहीं करेंगे। अब क्रिश्चियंस या यूं कहें कि यूरोपियंस कहते हैं हम अपने जीसस को नहीं छोड़ते। भाई हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि हम अपने जीसस को नहीं छोड़ते, तो तुम्हारे प्रॉफिट को कैसे छोड़ देंगे, हम तो बोलेंगे। और ये कह रहे हैं फिर हम मारेंगे, स्टेट को भरोसा नहीं करेंगे, हम मारेंगे। ये एग्जाम्पल इसी चीज का है। यहां पर असलियत में ये जो इशू है, ये यूरोपियंस के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और से टकरा रहा है। यूरोपियंस कह रहे हैं हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस लेवल पर है कि हम किसी की भी बुराई करें। तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये कह रहे हैं तुम बोल नहीं दोगे। अब फिर मामला क्या आया? अब मामला शुरू हुआ ब्लास्फेमी से, लेकिन मामला आकर क्या अड़ गया? अब यूरोपियंस दावा कर रहे हैं, अब ये सिविल वॉर की धमकी और कुछ भी नहीं, ये असलियत में यूरोपियंस का दावा है कि तुम हमारे घर में रह रहे हो, हम नहीं आए। ये एक तरीके का दावा है सिविल वॉर की धमकी, जिसमें इन मुस्लिम्स को या रेडिकल इस्लाम के नाम पर मुस्लिम्स को एक धमकी सी दी जा रही है कि तुम यूरोप में हमारे देश में रहने आए हो, हम तुम्हारे देश में रहने नहीं गए और तुम्हें हमारे कानून मानने पड़ेंगे। ऐसे में जो सरकारें किसी भी मामले में मुस्लिम माइनॉरिटी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो राजनीतिक मुद्दा है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। ये जो राजनीतिक मुद्दा है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अब रेडिकल इस्लाम के नाम पर राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो गया। और क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो चुका है, तो अब ये रेडिकल इस्लाम के ऊपर दबाव डाल रहा है। यस, अब ये रेडिकल इस्लाम पर मतलब दबाव डाल के उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम हमारे देश में हो, हम तुम्हारे देश में नहीं है। और इसीलिए जो चिट्ठी आई है उसमें जो सैनिकों ने लिखा है वो ये कि उन्होंने अफगानिस्तान, माली और सेंट्रल, जो सैनिक हैं, जो फ्रांस के सैनिक हैं, उन्होंने अफगानिस्तान, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपनी सेवाएं दी और रेडिकल इस्लाम से लड़ने में मेहनत करी, खून बहाया, चमड़ी उतरवा के दी। लेकिन कट्टर इस्लाम को, अब आप हमारी ही इसी कट्टर इस्लाम को जिससे लड़ने के लिए हम विदेशों की धरती पर गए, यही कट्टर इस्लाम आज के दिन हमारी ही धरती पर समस्या क्रिएट कर रहा है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सेना का कहना है। ये असलियत में इसको दो एंगल से देखें। ऑनलाइन है, किसी का पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है किसी का पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी यहां पर एक पॉलिटिकल मुद्दा क्रिएट हो गया और उस पॉलिटिकल मुद्दे यानी राजनीतिक मुद्दे, उस पॉलिटिकल इशू यानी राजनीतिक मुद्दे को अगर देखा जाए तो इस पॉलिटिकल इशू के अंदर ये जो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ है, ये जो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ है, इस पॉलिटिकल इशू में, इस राजनीतिक मुद्दे में कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो जबरदस्त लेवल पर, राजनीतिक मुद्दे में जबरदस्त लेवल पर कहीं ना एक एंटी मुस्लिम ओपिनियन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जैसे इंडिया में भी होता है हिंदू वर्सेस मुसलमान। यहां पर गलती दोनों पक्षों की है और खासकर इसमें वो गलती रेडिकल इस्लाम वालों की खासकर है, क्योंकि अब ये चीज उन पर बैकफायर कर गई है। जिस तरीके से लड़कों को भड़काया गया और सड़कों के ऊपर खून खराबा, चाहे एक मरा चाहे दो मरे, मैसेज पूरे फ्रांस को या पूरे यूरोप को गया। और ये एंटी इस्लाम या इस्लामोफोबिया का जो ओपिनियन है, अब ये पूरे यूरोप में फैलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं आम आदमी के दिमाग में, यूरोपियन कम्युनिटी जो काफी पढ़ी लिखी समझदार मानी जाती है, उसके दिमाग में ये बैठ चुकी है कि इस्लाम अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। ये हमारे देश में आके हमें ही चैलेंज कर रहे हैं और हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। और यही एक कारण है कि आने वाले समय में इस्लाम के ऊपर, खासकर यूरोप में, एंटी इस्लामिक रायट्स देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में भी अक्सर हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, यहां तो बराबर होते हैं, वहां ऐसे नहीं होंगे।
वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा माइनॉरिटी में है। हाँ, वहां जिस तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं कि ओस्लो के अंदर 70% बच्चे जो हैं वो आजकल मुस्लिम्स आ रहे हैं, तो अगले कुछ सालों के अंदर हम नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे वगैरह वगैरह, इससे उनमें डर पैदा हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज में डर पैदा हो गया है, जो आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा यूरोप के लिए घातक होगा। और शायद ये डिक्लाइन ऑफ यूरोप भी है, जब वो धर्म के नाम पर अब लड़ना शुरू कर चुके हैं। आगे इसमें फ्रांस के गृह युद्ध में किस तरीके की सिचुएशन आती है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.